पुश्तवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, टीनेज के बच्चों के बीच ऐसे रिश्ते पनपते हैं जो सामाजिक तौर पर चाहे अनचाहे हों, पर वैध रिश्तों के बीच में कई बार दरार उत्पन्न करते हैं और इन दरारों के कारण कई लोग तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं पहलुओं से जुड़े कई सवालों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सौरभ टंडन जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि हमें ये बताइए कि वैध रिश्तों का और रिलेशनशिप्स में सही होने का क्या पैमाना है? रिलेशनशिप्स कब अच्छी होती हैं? ऐसे तो यूँ तो जितने भी रिश्तों को देखा जाता है सब लगता है बाहर से बाहरी तौर पे कि सब परफेक्ट है। देखिए, रिश्तों में अगर आप ये देखिए कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है जी। उसको देखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे एक बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आपको कंफर्ट होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता हो या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, उनको आपस में कंफर्ट होना चाहिए। एक दूसरे की प्रेजेंस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। इसमें कुछ 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी रिश्ते के लिए 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आता है आपका रिस्पेक्ट, इज्जत। जी। चाहे पति पत्नी को दे, चाहे पत्नी पति को दे, चाहे प्रेमी प्रेमिका को दे, आपको एक दूसरे को इज्जत ज़रूर देनी है। अगर आपने उनके विचारों की इज्जत नहीं करी, उनकी विचारधारा की इज्जत नहीं करी, उनके काम करने की और डिसीजंस लेने वाली कैपेसिटीज़ की आपने इज्जत नहीं करी, तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं माना जा सकता। बहुत से रिश्ते होते हैं, लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, चलता रहता है, लेकिन हम उसको अच्छा नहीं मान सकते। अच्छा वही माना जाएगा जहाँ पे कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी रिश्ता जो है जब शुरू होता है तो परफेक्ट नहीं शुरू होता है। जब दो रिश्ते बनते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो जी। कि इस व्यक्ति में ये कमी है, इस व्यक्ति में ये कमी है, पर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। इसके विचार ऐसे हैं, मेरे विचार ऐसे हैं, पर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। जी। इसका सोचने का तरीका ऐसा है, इसकी धार्मिक अवधारणाएं ऐसी हैं, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा रिश्ता शुरू होने जा रहा है। तो जब आप शुरू कर रहे हो रिश्ता, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको इन चीज़ों की बराबर इज्जत देते रहना है। पर डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के फैसले करने के लिए इंसान का मैच्योर होना ज़रूरी है? पर आजकल जो टीनेज में बच्चे रिश्तों की तरफ दौड़े चले जाते हैं, उन सब की वजह से भी कई सारे टर्म्स हम लोग के सुनने में आते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। क्या इन सब के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब तो ये हुआ ना कि रिश्ते खराब हैं जी। तो मैं वही बात जो मैंने कहा ना, ऑनेस्टी की बात, ये इज्जत देने की बात, जो इज्जत देने की बात मैं कर रहा हूँ, तो सारी शुरुआत तो वहीं से होती है। अगर आपने इज्जत नहीं दी तो रिश्ता अच्छा बनेगा नहीं। इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है ऑनेस्टी। अगर आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो रिश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा। फिर आपकी एम्पैथी, अगर आप एक दूसरे के भावनाओं को समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, उसकी बातों को सुन नहीं रहे हो, उससे साझा नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं बनेगा। फिर अगर आप दोनों के बीच में कंफर्ट नहीं है, दो लोग आपस में साथ रह रहे हैं, उनकी सेक्सुअल केमिस्ट्री हो चाहे नॉन सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, वो सेक्सुअली कंफर्टेबल हैं या नॉन सेक्सुअली कंफर्टेबल हैं, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो रिश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अब रही बात टॉक्सिक रिलेशनशिप की, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत तो यही इन 3-4 चीज़ों से हो रही। अगर आपके रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं है, आप में ईमानदारी नहीं है, आप जिसके साथ रह रहे हो आपको पता नहीं कि ये व्यक्ति मेरे लिए ईमानदार है कि नहीं है, पीठ पीछे आपके किसी दूसरे से उसका संबंध है या वो आपके साथ कुछ चालबाजियाँ कर रहा है, तो रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता। जी। तो रिश्ता अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होना तो बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि मर्द औरतों की इज्जत नहीं कर पाते और औरतें मर्दों की इज्जत नहीं कर पाती। ऐसा क्यों है? ये क्यों देखा जाता है? देखिए, सामाजिक ताना बाना की बात नहीं है यहाँ पे, ये तो इंडिविजुअल परसेप्शन है। अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा बनाना है तो आपको उतनी मेहनत करनी है। अगर आप रिश्ता बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है।
जी। टॉक्सिक रिलेशन आपका कहाँ से बन रहा है? क्योंकि आप प्रयास नहीं कर रहे हो अपने रिश्ते को सुधारने का। जिस दिन आपने रिश्ता चालू किया, जिस दिन आपने रिश्ता बनाया, आपने कुछ उम्मीद के साथ उस रिश्ते को बनाया, कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने लोगों से मिले, उस व्यक्ति से मिले और आपने शादी करी या रिलेशनशिप बनाई या कमिटमेंट किया, जो भी किया आपने, लेकिन अब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो जी। आप उसको पहले सोचे अरे ठीक है, ये इसका तो काम ही यही इसका है, उसे काम तो ही यही है। करना है। तो आप अगर अपना रिश्ता नहीं सुधारना चाह रहे हो तो इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूस प्रयास करना है। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर 70 साल के हो गए हो तो आप प्रयास करना बंद कर दोगे। आप 70 साल की उम्र में अगर आप अपनी पत्नी को मारोगे या आप अपने पति को ठीक से खाना नहीं दोगी या आप एक दूसरे से रिलेशन अच्छा नहीं बनाओगे तो ठीक है, दुनिया की नज़र में आप पति पत्नी हो, पर वो रिश्ता नहीं है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो कि खींची जा रही है। सही बात है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जैसे कोर्ट ने आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दे दी है। लिव इन रिलेशनशिप्स हमारे समाज का कभी हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन आजकल बनते जा रहे हैं। तो क्या इसे हमें स्वतंत्रता के रूप में देखना चाहिए या हमारे समाज के प्रति एक प्रॉब्लम के रूप में? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जो है ये मैं तो सही तो कहीं से नहीं मानता हूँ, पहली चीज़। अच्छा, रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट ने इसको अलाउ किया है क्या? बेसिकली उन्होंने सुविधाएं दिया है कोर्ट ने। उसने सबसे पहला काम कोर्ट ने ये किया कि इसको डीक्रिमिनलाइज किया है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई एडल्ट व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ या एक महिला और पुरुष एक साथ रह रहे हैं बिना शादी के हुए, तो उनको आप जेल में नहीं डाल सकते हो, आप उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकते हो। अगर वो एडल्ट हैं और वो अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो आप वो रह सकते हैं। बस इतना कोर्ट ने कहा है। अच्छा, अब रही बात इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे ये होता है कि मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 6 साल 2 लोग एक साथ रह लिए, इसके बाद वो लोग अलग हुए। जब आप 5-6 साल एक साथ रह रहे हो तो कोई ना कोई एक आदमी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। जी। बहुत केसेस में ये होगा कि जो महिला है वो फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएगी, वो उस आदमी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। अब उस स्थिति में अगर उस आदमी ने उसको छोड़ दिया तो वो महिला कहाँ जाएगी? तो कोर्ट ने ये प्रावधान रखा है, उसने बहुत सारे केसेस में इस चीज़ों को देखते हुए, इन प्रॉब्लम्स को समझते हुए उन्होंने हर इंडिविजुअल केस की मेरिट देखना शुरू किया है कि ये जो लोग दो किन परिस्थितियों में एक साथ रह रहे हैं, इनका शैक्षिक स्तर क्या है, इनके आगे का भविष्य क्या है, किन परिस्थितियों में साथ रह रहे हैं और आगे ये कैसे रहेंगे अगर ये इन लोग का रिश्ता टूटता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिविजुअल मेरिट के हिसाब से कोर्ट ऑर्डर करता है कि इसमें आपको उस व्यक्ति को जो कि सफरर है, जिसको कि नुकसान हो रहा है, उसको कुछ फाइनेंशियल मदद दी जाए। अच्छा, तो लिव इन रिलेशनशिप को मैं कहीं से भी सही इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको डील एक पति पत्नी की तरह किया जाता है। तो उससे तो बेटर है ना कि आप शादी ही कर लीजिए। आप साथ क्यों रह रहे हो? आप 4 साल बिना शादी के रह रहे हो, उससे तो बेटर है आप 4 साल शादी करके रहिए, जिससे कि कई लोगों का तर्क ये भी है कि ये उनकी स्वतंत्रता का मामला है। तो क्या ये सचमुच स्वतंत्रता का मामला है? स्वतंत्रता का मामला नहीं है, ये जिम्मेदारियों से भागने का मामला है। आप बोल रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, आप स्वतंत्र कहाँ हो? अगर आप उल्टा ही सोचिए, अगर एक आदमी है और वो एक ऐसी औरत के साथ रह रहा है जो कि ज़्यादा कमाती है, और वो औरत उस व्यक्ति को अपने साथ रखती है इसलिए क्योंकि उसका वो घर देख ले, वो आदमी वो घर की जो भी डे टू डे की चीज़ें हैं वो आदमी उसको ख्याल कर रहा है, वो औरत अच्छा कमा रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में भी जब अगर सेपरेशन होगा तो कोर्ट मेरिट देखने के बाद उसमें आदमी के पक्ष में डिसीजन देगा। वो आदमी को वो सहूलियत देगा कि भाई इसने 4 साल काम नहीं किया, अब आप इसको कुछ पेमेंट करिए। तो सारा कुछ निष्कर्ष जो अंत में निकल रहा है, जो कोर्ट आपको रूलिंग्स जो आपको गाइडेंस दे रहा है या रूल कर रहा है, वो सब तो वो एक शादी के हिसाब से ही कर रहा है ना। आप बच कहाँ रहे हो? आप जो सोच रहे हो कपल की तरह ही किया जाए। आप जब आप सोच रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, आप स्वतंत्र हो कहाँ? आप नहीं हो स्वतंत्र, क्योंकि अल्टीमेटली बात जब कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचेगी तो कोर्ट तो अपने ढंग से काम करेगा। जी, एक रिश्ते को एक रिश्ते की तरह ही देखा जाएगा। हाँ जी। कई बार डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि लोग शादीशुदा बंधन में होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस जाते हैं, विवाहेतर संबंध।
हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये इसलिए है कि पति पत्नी के बीच कोई सामंजस्य की कमी है या ये किसी एक व्यक्ति की कमी है? देखिए, कमी तो दोनों की है। अच्छा। कमी रिश्ते की कमी है, ये एक व्यक्ति की कमी नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ रह रहा है या दूसरे से रिलेशन रख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पत्नी की भी गलती है। हमने जैसे शुरुआत में कहा एम्पैथी, समानुभूति। एम्पैथी का क्या मतलब है? एम्पैथी का मतलब ये है कि आज अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो सामने वाला इस बात को समझे कि मुझे ये बुरा लग रहा है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो सामने वाला समझे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैंने कोई काम गलत किया तो सामने वाला समझे कि हाँ ये गलत किया है, पर क्यों गलत किया है वो इस बात को समझे। और या मैंने अगर सही किया है तो सामने वाले समझे कि मैंने क्यों सही किया है। पर चीट करना एक पर्सनल चॉइस भी है एक तरीके से। अगर कोई जाके किसी और के साथ कोई संबंध बनाता है अपने रिश्ते के होते हुए और अपने रिश्ते में जिस पार्टनर के साथ है उसे बिना बताए, तो क्या ये मतलब ये उसकी पर्सनल चॉइस नहीं है? उसने खुद ये डिसीजन लिया कि वो जाए और उसके साथ ऐसा कुछ करे। ठीक है, तो जाए तो ठीक है, वो उसका पर्सनल डिसीजन है, पर वो किसकी कॉस्ट पे जा रहा है? वो अल्टीमेटली अपने रिश्ते की कॉस्ट पे जा रहा है ना। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने उस रिश्ते को दांव पे लगा रहा है। क्योंकि ये तो निश्चित वो है, जो जा रहा है वो भी ये जान रहा है कि कल को अगर किसी को पता चलेगा या उसकी पत्नी को या पति को पता चलेगा तो रिश्ता अफेक्टेड हो जाएगा, रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली उस रिश्ते को दांव पे लगा के जा रहा है। तो फिर वही बात आ जाती है, वो ईमानदार नहीं है। हाँ। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार नहीं है, पार्टनर को इज्जत नहीं दे रहा है, एम्पैथी नहीं है। क्या इसमें कहीं ना कहीं किसी के बचपन की भी भूमिका होती है? कई बार ये पढ़ने में आता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या माँ बाप से एक सही तरीके से प्यार नहीं मिल पाने की वजह से बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं आगे चल के अडल्टहुड में। देखिए, हो तो सकता है ऐसा कुछ जी, क्योंकि अगर पेरेंट्स की टॉक्सिक मैरिज है तो उसका असर बच्चे के पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ेगा तो रिश्तों की वैल्यू को उतना अच्छे से नहीं समझेगा। एक परिवार जहाँ जो कि अच्छे से चल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, तो बच्चे के सामने वो मॉडल एक अच्छा मॉडल है। और वहीं एक बच्चा जिसके पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो उसके मन में यही रहेगा कि हाँ हस्बैंड वाइफ तो ऐसे ही रहते हैं। तो उसके लिए गलत कदम उठाना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत देख रहा है। जैसे तो कई बार ये कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केस में यही बात होती है। लोगों ने हमेशा अपने बचपन में अपनी माओं के साथ ऐसा कुछ होते हुए देखा है, तो वो आगे चल के अपनी पत्नियों के साथ ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो होता है क्योंकि आप मॉडलिंग करते हो, जैसा आपने घर में देखा है आप वैसा ही करते हो। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देखिए, इन सब चीज़ों का उपाय क्या है? उपाय तो यही है कि भाई आपने अगर पेरेंट्स को देखा है गलत करते हुए, या आपने खुद आइडेंटिफाई कर लिया है कि उन चीज़ों को गलत देखते हुए मुझ में कुछ कमियां आ गई हैं जी, या आपने खुद गलती करके सीख लिया। मान लीजिए आपने एक रिलेशनशिप में अपने जो रिलेशनशिप उसमें शुरुआत में आपने अपनी पत्नी को या अपने हस्बैंड को प्रताड़ित किया, बाद में फिर आपको रियलाइजेशन हो गया नहीं मैंने गलत किया। तो उपाय तो यही है कि आपको खुद समझना है जी। चाहे आप खुद समझिए चाहे किसी की मदद लेके समझिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि आपको अपना रिश्ता चलाना है कि बचाना है कि तोड़ना है। क्योंकि आपको पूरी मेहनत करनी है अपने रिश्ते को बचा के रखने की। अच्छे से अच्छा रिश्ता भी एक झटके में टूट से सकता है, बुरे से बुरा रिश्ता भी लंबे समय तक खींचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि क्या अच्छे रिलेशनशिप्स के ना होने की वजह से कई लोग आजकल तनाव, डिप्रेशन वगैरह से जूझ रहे हैं? क्या इसी की वजह से आजकल ब्लड प्रेशर के भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए, ब्लड प्रेशर तो एक ऐसी चीज़ है कि आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा तनाव में है या डिप्रेशन में है तो वो तो अलग फैक्टर हो गया, वो तो मेडिकल प्रॉब्लम है, वो तो किसी को भी हो सकती है। और तनाव में तो बढ़ता है ब्लड प्रेशर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा तनाव में हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कभी कभी टेम्प्रेरी बढ़ता है, कभी कभी लंबे समय के लिए बढ़ जाता है, दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। और रही बात तनाव की, तो तनाव तो निश्चित रूप से होगा। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, घर में आप कंफर्ट में नहीं हो, घर जाके आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको रात की नींद सुकून से नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से आप को तनाव तो होगा ही। और तनाव होगा तो तनाव के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो सब ज़रूर होंगे। जी, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब डॉक्टर साहब आप हमें टीनेज के बच्चों के बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि जो भी टीनेजर्स हैं, जिस उम्र में उन्हें एक्चुअली शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वे उस एज में रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं। क्या ये इस सब के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है, हमें ये बताइए। हम ये समझना चाहते हैं और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये टीनेजर्स के लिए खतरनाक कितना होता है। देखिए, पहली चीज़, टीनेजर क्यों फंसते हैं? तो क्यों फंसने का टीनेजर का सबसे बड़ा कारण है कि टीनेजर की जो उम्र है, जो टीन एज है, वो सबसे टेंडर एज होती है। सबसे टेंडर एज होती है पूरी लाइफ में, क्योंकि उस समय उसको अपने पेरेंट्स अपने सगे नहीं लगते, दोस्त अच्छे लगते हैं जी। और जो कि दोस्त खुद इमैच्योर हैं। तो वो एक ऐसे भंवर में रहता है कि जहाँ से उसको सही सलाह मिल सकती है वो वहाँ जाना नहीं चाहता, और जहाँ से उसको सलाह मिल रही है वो खुद में इमैच्योर है, वो खुद में गलत है। फिर इसके बाद एक तो आपकी इमैच्योरिटी हो गई, टेंडर एज हो गई। फिर उसके बाद अकेलापन। वो समय ऐसा है कि जब आपके शरीर में सेक्सुअल चेंजेस हो रहे हैं, आपका शरीर ग्रो कर रहा है, तो आपकी सेक्सुअल इच्छाएं आपकी बढ़ रही हैं, और उस समय अगर आपके सामने दूसरे सेक्स का, अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है, तो आपकी एक नेचुरल इच्छा है, वो शारीरिक इच्छा है, वो किसी की गलती नहीं है, वो शारीरिक इच्छा है कि वो दूसरे सेक्स की तरफ आकर्षित होगा। और आजकल के समय में ज़्यादातर लोग अकेले हैं, वो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे टीनेजर हों। दोस्तों की बहुत कमी है, सही सलाह देने वालों की बहुत कमी है। तो अकेलापन प्लस सेक्सुअल डिज़ायर प्लस ऑपोजिट सेक्स, ये सारी चीज़ें मिलकर के आदमी को लगता है कि अगर हम किसी से रिलेशनशिप बना लेंगे तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा, हमको एक कंफर्ट मिलेगा, लाइफ में कंफर्ट मिलेगा, लाइफ में एक सुकून मिलेगा। पर जबकि वैसा होता नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती है जिसमें ऐसा देखा जाता है कि टीनेज के बच्चे जो किसी रिलेशनशिप में थे, उन्होंने एसिड अटैक्स कर दिए, किसी और वजह से उन्होंने किसी के साथ मारपीट कर दी, या छिनैती कुछ भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए खतरनाक है। तो इसको आप कैसे बताएंगे, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए ऐसे में? देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो ये समझाना चाहिए कि आपको जो भी अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, किसी मैच्योर आदमी से शेयर करिए। अपने दोस्तों के कहने पे आकर के इस ढंग के कि आपने किसी को अफेयर कर लिया, रिलेशन बना लिया, सेक्सुअल रिलेशन बना लिए, इस टाइप की चीज़ें मत करिए, क्योंकि ये समय नहीं है आपका। ये समय आपका अपने कैरियर पे ध्यान देने का है, अपनी शिक्षा पे ध्यान देने का है। तो इस समय अपनी उन भावनाओं को दबाइए और दबा करके अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। अपने अगर आप नहीं दबा पा रहे हैं तो अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी, किसी खेल कूद में इन्वॉल्व कर लीजिए, न कि इन सब चीज़ों में जाइए। क्या इस वक्त पेरेंट्स को भी टीनेजर्स को ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, या उनसे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर जो अभी एक प्रश्न अधूरा रह गया आपका कि ये एसिड अटैक और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। हाँ। ये इस चीज़ को एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी अफेक्टेड है। आपकी पर्सनैलिटी में इस समय ये है कि मैं नुकसान नहीं झेल सकता जी, मैं अपना लॉस नहीं झेल सकता। मुझे जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे हर हाल में लेना है, और अगर मुझे नहीं मिली तो मैं उस चीज़ को नष्ट कर दूंगा। वो संतोष वाली भावना नहीं है उस पर्सनैलिटी में। वो एक्सेप्टेंस, वो संतोष की बहुत ज़्यादा कमी है। तभी वो बच्चा इस टाइप की चीज़ कर रहा है कि उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया तो उसने जाके उसके ऊपर एसिड डाल दिया कि वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकी। ये डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है पारिवारिक, क्योंकि अगर परिवार में बच्चे को कंफर्ट मिल रहा है, उसको कोई गाइडेंस मिल रहा है, उसके पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास जाके उनसे पूछ सकता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है बताइए। अगर इतना खुला रिलेशन है तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसको सिखाया जाएगा कि तुमको हर चीज़ हर समय नहीं मिल सकती, और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, आपको सिखाना चाहिए कि आपको हर चीज़ हर समय नहीं मिल सकती है। आपको संतोष करना आना चाहिए। आपने जो सोचा आपको नहीं मिल सकता है, आपको उस अभाव के साथ जीना, उस अभाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो एक मैच्योरिटी आएगी। क्योंकि जीवन में कभी भी आप जो चाहोगे आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती जी। आपको अभाव को स्वीकार करना पड़ेगा, और संतोष को हमें अपने जीवन में जरूर लाना पड़ेगा जी। अगर हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ही बात करें तो अगर किसी पति पत्नी को पता है कि उनका पार्टनर उनके ऊपर चीट कर रहा है या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन सबको कैसे हैंडल करना चाहिए अगर आप वो रिश्ता आगे बढ़ाना फिर भी चाहते हैं? देखिए, किसी भी रिश्ते में को चलाने में
3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ये फ्रेंडशिप। जी। अगर एक महिला और पुरुष साथ रह रहे हैं, चाहे कितने भी साल से रह रहे हों, अगर वो एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, तो वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा, और अगर चलेगा भी तो वो किसी के लिए मजबूरी हो जाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन। जी। आपकी बातचीत कभी नहीं बंद होनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, और बातचीत फिर हर चीज़ पे होनी चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बातचीत। अगर पति पत्नी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वो साथ रह रहे हैं, कमिटेड हैं, तो फिर आपके बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। फिर वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप हर चीज़ों के बारे में एक दूसरे से शेयर कर सकें, एक दूसरे से बता सकें, अपनी गलतियां भी स्वीकार कर सकें जी। अपनी गलतियां बता सकें, और दूसरा आदमी भी ये बोल सके कि नहीं मेरी गलती है और ये मैंने गलती करी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। और वहीं दूसरे व्यक्ति को एम्पैथाइज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि अगर इससे ये गलती हुई है तो क्यों हुई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जी। तभी वो रिश्ता चल पाएगा। और फिर अगर मान लीजिए लड़ाई हो भी जाती है, हाँ। तो फिर जो भी लड़ाई हुई है उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करना है। हाँ। अर्लीस्ट पॉसिबल अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको ख़त्म करना है। तो अब वो उसका भी वही एक तरीका है, खुले शब्दों में बात करिए, डिटेल में खुले में बात करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कई दफ़ा फिर इसके बाद लास्ट में आता है आपका हीलिंग पार्ट या रिपेयरिंग पार्ट। अब आप की लड़ाई हो गई, फ्रेंडशिप टूट गई, कम्युनिकेशन से आपने किसी ढंग से चीज़ों को जोड़ा, अब आप उसको रिपेयर करिए। रिपेयर करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है फॉरगिव, माफ़ करिए। याद आप भले रखिए लेकिन माफ़ करिए। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता टूट जाएगा। बड़ी से बड़ी भी गलती करी हो, अगर रिश्ता चलाना है तो माफ़ करना पड़ेगा। माफ़ करने के बावजूद क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे मान लीजिए आपका पार्टनर फिर भी ये एक्सेप्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिर भी है, तो क्या उसे समझाने का, उसे मनाने का या कोई तरीका होता है कि कोई एक इंसान उस रिश्ते को आगे बढ़ा सके? एक आदमी तो नहीं बढ़ा सकता जी। अगर दूसरा आदमी बराबर चीट करता जा रहा है तो इट्स बेटर कि आप उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। उस रिश्ते को तोड़िए और आगे बढ़िए, दूसरा ढूंढिए, या ढूंढिए नहीं भी ढूंढिए, आप अकेले रहिए, पर उस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक आदमी सफ़र करता जाएगा, दूसरा आदमी इंजॉय करता जाएगा। कई बार ऐसे रिश्तों के ख़त्म होने के बाद किसी एक इंसान के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की कमी भी देखी जाती है। कई बार लोग ये भी समझते हैं कि वे किसी और के लायक नहीं रह गए, या काफ़ी सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे में आपको काउंसलर की मदद लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर पहले तो उस आदमी ने आपको चीट किया, फिर उसने आपका इतना ज़्यादा मॉरल गिरा दिया, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा दिया कि आप किसी लायक नहीं बचे, तो अगर आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अपने घर वालों की सलाह मदद लेनी चाहिए, या किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए जो कि आपका मॉरल बूस्टअप कर सके। क्योंकि किसी भी स्थिति में किसी एक व्यक्ति की वजह से दूसरा अपना सब कुछ ख़त्म कर दे तो सही नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप्स में किस वक्त तनाव या डिप्रेशन आने लगता है? क्या इसके कोई लक्षण होते हैं? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? लिव इन रिलेशनशिप में जब आपकी डिमांड्स जो है वो अनयूजुअल होने लगेगी तभी रिलेशनशिप ख़राब होता है। क्योंकि एक चीज़ देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, वो है ईगो सेटिस्फैक्शन। जी। हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता है कि वो सामने वाले की एम्पैथी को एक्सेप्ट कर ले। एम्पैथाइज आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं हर चीज़ को, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपकी ईगो आपसे बीच में आती है, आपको कुछ और करने के लिए मजबूर करती है, कुछ और समझने के लिए मजबूर करती है। तो अगर रिलेशनशिप आपकी है तो आपको दूसरे की ईगो का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ईगो का ख्याल, अब जैसे एक मान लीजिए एक व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे हैं, दो लोग, एक पुरुष एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पुरुष अगर ये चाह रहा है कि वो कुछ घर के काम ना करे, और वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने जा रहा है, लेकिन उसको बुरा लग रहा है। ऐसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल कि बाथरूम साफ करना है, वो व्यक्ति नहीं पसंद करता कि वो बाथरूम साफ करे। जी। ठीक है, बातें करने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, क्यों नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता, साथ रह रहे हैं, इक्वालिटी है, करना चाहिए। लेकिन अगर
महिला इस बात को समझ रही है कि ठीक है, एक बाथरूम साफ करना ही तो है, जो वो नहीं करना चाहता, ठीक है हम उससे नहीं करवाएंगे, बाकी चीज़ करवा लेंगे, या उससे डीलिंग कर लेंगे कि ठीक है तुम बाथरूम मत साफ करो तो तुम ये काम कर दो। उसकी ईगो को आपने कहीं तो सेटिस्फाई कर दिया। अगर आपने उसकी ईगो को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं किया तो वही एक चीज़ से दूसरी चीज़ की, ठीक है ये तो मेरा कोई नहीं सुनती, मेरी ईगो पे ध्यान नहीं देती, फिर अब एक से दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरे से तीसरा आ जाएगा, लड़ाई चालू हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कहीं ना कहीं तो आपको वो उतनी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। वो रिस्पेक्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल होता है कि आप अच्छा रिलेशनशिप कंटिन्यू हो पाए। जी डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एक मनोचिकित्सक हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्या ऐसी सामाजिक समस्याओं का कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक या मेडिकल उपाय भी है? देखिए, अगर मेडिकल उपाय का जहाँ तक है तो अगर डिप्रेशन में आ गया है पेशेंट या कोई भी पर्सन, या टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो टेंशन कम करने के लिए कुछ माइल्ड एंग्जाइटिक्स या दवाइयाँ दी जा सकती हैं, दवाइयाँ जिससे कि डिप्रेशन एंग्जाइटी थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा। और कोई ऐसा मेजर दवाइयों का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं, लेकिन हाँ अगर टेंशन है, नींद की समस्या आ गई है, या अगर मान लीजिए व्यक्ति नशे में चला गया है, नशा करने लग रहा है, तो फिर मेडिकल हेल्प जरूरी हो जाती है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होगा तो नशा करने लगेंगे। शराब तो बहुत ही कॉमनली लोग पी लेते हैं, अगर आदत पड़ गई है रोज़ शराब पीने की तो फिर मेडिकल हेल्प जरूरी हो जाएगी, लेकिन उसके पहले तो काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग करके चीज़ों को कंट्रोल करिए। जी, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे जितने भी सिचुएशंस होते हैं, कोई भी तनाव या डिप्रेशन का सिचुएशन होता है तो लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसे में समाज को क्या जानना ज़रूरी है और समाज को इस चीज़ से डील करने की कैसे ज़रूरी है? देखिए, गलत कदम उठाने के पहले इतना मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो मानसिक विकार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अच्छा, कि उसने गलत कदम उठाया है, वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसको दवाइयों की ज़रूरत है, तभी वो वहां तक पहुंचा है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है जिसकी हरकतें इस टाइप की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो उसमें खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, घर वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अपने पार्टनर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको एक बार मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी। मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट जो के बारे में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मनोचिकित्सक हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी की सलाह लिया। हर डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता है, जो स्पेशलाइज साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। हर डॉक्टर लिखने को दवा लिख सकते हैं जी, लेकिन वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ नहीं सकते हैं। जो एक मनोवैज्ञानिक कर सकता है वो एक मनोवैज्ञानिक ही तो कर सकता अगर इस टाइप की चीज़ें लग रही हैं कि कहीं मारपीट या डिस्ट्रक्शन या कुछ हत्या या आत्महत्या जैसी चीज़ों का डर है, तो ज़रूर सलाह ले लें। जी, अक्सर डॉक्टर साहब देखा जाता है कि लोग स्वतंत्रता के नाम पे किसी भी तरीके के प्रेम संबंधों को जायज़ ठहराने लगते हैं, तो हमें ये बताइए कि क्या ये स्वतंत्रता सही है, और अगर सही है तो प्रेम संबंधों के लिए कोई मापदंड होने चाहिए? सच्चे प्रेम संबंध किन्हें कहा जा सकता है? सच्चे प्रेम संबंध किसे कहा जा सकता है? जी, कोई मापदंड होना चाहिए कि ये लोग, मतलब ये जो चीज़ है ये सही है, अगर ये चीज़ें आपके रिश्ते में हैं तो वो आपका सही है। देखिए, वही रिश्ते में तो वही 3-4 चीज़ें हैं, ईमानदारी, इज्जत, जी, एम्पैथी, यही हैं, कोई भी रिश्ता हो। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 20 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, या ये दलित नहीं होना चाहिए, ये अपर कास्ट नहीं होना चाहिए, या ये इस बिरादरी का नहीं होना चाहिए, इस जाति का नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को कोई मापदंड नहीं है। अच्छा। अगर प्रेम हो रहा है तो और रिश्ता बन रहा है तो यही 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप सामने वाले की इज्जत करें, सामने वाले को समझें और साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। अब रही बात इसकी कि जो समाज ने क्राइटेरिया बना दिया है, तो सामाजिक क्राइटेरिया से रिश्ते निभाए जाते हैं, रिश्ते चलते नहीं हैं, वो बस मजबूरी में निभाए जाते हैं। मेरा एक अगला सवाल आपसे ये होगा कि हमें ये बताइए कि क्या जो परंपरागत रूप से फॉलो किया जा रहा है कि माँ बाप के जो फैसले हैं बच्चों को सिर्फ वही मानना चाहिए और उन्हें अपने फैसलों को हमेशा बगल रखना चाहिए और माँ बाप के फैसलों को तवज्जो देनी चाहिए, तभी रिश्ता टिक सकता है, क्या ये सच है? देखिए, आज से कुछ वर्षों पहले तक तो ये चीज़ें सही थी, लेकिन अब आज की परिस्थिति में जो इस समय का समाज है इसको सही नहीं माना जा सकता। बल्कि हम तो कहेंगे कि आप बच्चों को ये ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपना पार्टनर कैसे अच्छा ढूंढे, बजाय इसके कि आप खुद उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं।
आप उसको सही ट्रेन करिए कि उसको कैसा पार्टनर चाहिए और उसके लिए कौन सा पार्टनर सही पड़ेगा। अगर आप क्वालिटेटिव टर्म्स में देखेंगे तो सबसे पहले आता है शिक्षा जी। अगर शिक्षा का स्तर, शिक्षा की स्पेसिफिक डिग्री हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा का स्तर की बात करिए। अगर एक रिलेशनशिप बन रहा है तो उसमें शिक्षा का स्तर बराबर होना चाहिए या थोड़ा बहुत माइनर ऊपर नीचे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई पाँचवीं पास है और दूसरा जो है PhD किए हुए है। इतना डिफरेंस शिक्षा के स्तर में नहीं होना चाहिए। दूसरा फिर आता है आपका सोशल स्टेटस, समाज में आपकी क्या स्थिति है। हो सकता है आपकी जाति डिफरेंट हो सकता है आपका कुल डिफरेंट हो, लेकिन सेम कुल में और सामाजिक स्तर में अगर मेजर डिफरेंस है तो वो रिश्ता भी सही नहीं होगा। कुल डिफरेंट हो सकता है, जाति डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर आपका बराबर होना चाहिए या थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होने चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएगी, इसके बाद फिर आप बाकी सारे फैक्टर्स को सोच सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अच्छा, तो आज के समय में आप प्रेम संबंधों को भी सही ही ठहरा रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप के ही कहने पे चलना चाहिए तभी वो सही है आपके हिसाब से? एक डॉक्टर की दृष्टि से प्रेम संबंध तो शब्द ही हम नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, हम तो शब्द यहाँ यूज़ करेंगे फाइंडिंग योर पार्टनर। जी। अगर आप एडल्ट हो रहे हो तो आपको अपना एक पार्टनर चाहिए जी। तो वो पार्टनर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए कैसे अच्छा पार्टनर ढूंढते हो। अच्छा। और उसको कैसे आप ढूंढते हो, इसकी ट्रेनिंग आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको देनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा पार्टनर बेटर पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, युवाओं में आजकल जितने भी चिड़चिड़ेपन या गुस्से की या मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जितने भी हम लोग केसेस देखते हैं, आपके पास एक डॉक्टर के रूप में अगर कोई युवा ऐसे समय में आता है तो आप उसे क्या सलाह देते हैं, या कोई चिकित्सा या कोई तरीका होता है आपका इन सारी चीज़ों से डील करने का? भाई अगर वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है तो मेडिसिन देकर उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। जी। और क्या हमेशा इसकी वजह क्या कोई रिलेशनशिप ही निकलती है या कुछ और वजहें भी हो सकती हैं? डिजीज़ भी हो सकती हैं। अच्छा। मेंटल इलनेस भी हो सकती हैं, मानसिक बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई साल शादी के बाद अचानक मरीज को मानसिक बीमारी कोई डेवलप हो गई। अच्छा। और वो अपने पत्नी पे शक करने लगा, अपने पति पे वो शक करने लगी। अच्छा। अब आप उसमें ये कहेंगे कि अरे ऐसा क्या हो गया, पर नहीं, वो उसको मानसिक बीमारी हो गई जिसकी वजह से कि वो शक करने लग गया। तो अगर वो डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर असेस करेगा कि उसको ये बीमारी का लेवल है या ये कोई वास्तव में कोई रीज़न है उसके पीछे, तो उस ढंग से उसका इलाज किया जाएगा। अच्छा। हाँ, मैंने सुना है कि एंगर मैनेजमेंट भी कोर्सेज वगैरह होते हैं, क्या ये सही है कि एंगर मतलब ये जो गुस्सा है ये कोई बीमारी भी है? देखिए गुस्सा बीमारी तो हो सकती है, लेकिन एंगर तो एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि सभी किसी को होता है। किसी का अनकंट्रोल्ड एंगर होता है। अच्छा। अगर उसका इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ गलत कर रहा है उस एंगर की वजह से। अच्छा। तो एंगर मैनेजमेंट करवाना पड़ता है उसका। अच्छा। उसको काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि उसका एंगर कम हो। अच्छा, तो ऐसे आप ये मानते हैं कि मतलब कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप्स ऐसे हों? रिलेशनशिप तो एक बहुत लंबी लिस्ट में से एक फैक्टर है। जी। अब हम अंत में आपसे 2 ही सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक अच्छे रिश्ते के लिए समाज को और जो उस रिलेशनशिप में है उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपको रिश्ता बचा के रखने की अदम्य इच्छा होनी चाहिए। जब आप में इच्छा है कि आप अपना रिश्ता बचा के रखोगे, तब आप कोई कदम खुद ही नहीं उठाओगे जिससे कि आपका रिश्ता खराब। रिश्ता जो होता है ना, ये एक तरीके की ग्रोथ होती है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी की ग्रोथ। एक बच्चा है, अगर वो 17-18 साल की उम्र तक वो अकेला रहा है, सिर्फ अपने भाई बहनों के साथ रहा है, तो वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। उसकी ग्रोथ एज अ पर्सन स्टार्ट होगी जब उसका किसी से रिश्ता बनेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी ग्रोथ होती जाएगी। अगर वो ग्रोथ हो रही है उसकी और वो चाहता है कि उसका रिश्ता बचा रहे, तो खुद ऐसे स्टेप्स उठाएगा कि उसका रिश्ता न टूटे। जी। अंत में मेरा सवाल एक यही होगा कि हमें ये बताइए कि युवा आजकल अपने ऊपर तनाव और डिप्रेशन बहुत जल्दी ले लेते हैं, इससे बचने के लिए उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तनाव और डिप्रेशन लेने के लिए सबसे जो सावधानी है वो
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले परिस्थितियों का सही ढंग से आकलन कीजिए। आपको तनाव, डिप्रेशन किस चीज़ों के लिए हो रहा है? होता क्या है, आप ऐसी चीज़ों के लिए तनाव ले लेते हो जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं है या जो असंभव है, जो आपके कंट्रोल में नहीं जो आपके कंट्रोल में नहीं, उनके लिए आप तनाव ले रहे हो जी। तो आपको तनाव लेने के पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम जिन चीज़ों पे तनाव ले रहे हैं, जिन चीज़ों से हम परेशान हो रहे हैं, क्या वो वास्तव में परेशान होने लायक हैं? अब जैसे आपने कहा कि जिन पे कंट्रोल नहीं है, अब किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है तो हम तनाव लेके क्या करेंगे उसको? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्म अवॉइडेंस जी। हम बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, और सिर्फ इसी कारण से हम बहुत सारे तनाव पालते रहते हैं जी। कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस हम उस गड़बड़ को बचाने के लिए बहुतेरे तनाव अपने इस ऊपर। तनाव में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी जिम्मेदार है, जिसके लिए आजकल तो सबके सब को ये होने लगा है। तो ये इससे बचने का कोई उपाय भी है आपके पास? ओवर थिंकिंग तो ठीक है सभी सोचते हो, तो सभी आप कुछ ज़्यादा ही सोच जाते हैं कई बार। उसको कैसे आप रोकेंगे? मेन चीज़ वही है कि आपको हार्म अवॉइडेंस और अपना रिस्क मैनेजमेंट ये सब देख करके करना चाहिए। रिस्क, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप उसमें ये देखिए कि उसमें कितना रिस्क है, आप उस रिस्क को ले सकते नहीं ले सकते हैं। आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हो या कोई पढ़ाई करने जा रहे हो, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, या बिज़नेस में कितना आपका पैसा लग रहा है, उसमें आप कितना रिस्क है। अगर आपने कुछ लाख रुपए लगा करके एक बिज़नेस शुरू किया तो क्या उतना आप नुकसान सह सकते हो? इस चीज़ को समझते हुए जब आप उसको चालू करोगे, या कोई रिश्ता ही, मान लीजिए जैसे रिश्ते की बात हो रही है, तो अगर हम कोई रिश्ता ही शुरू कर रहे हैं तो रिश्ता ही जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम उसमें रिस्क हमको देखना पड़ेगा कि हम कितना हम रिस्क ले सकते हैं इस रिश्ते में। इसमें किन किन चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आपने ये एनालिसिस कर लिया तो फिर उतनी दिक्कत नहीं रहेगी, उतना तनाव नहीं रहेगा। फिर तो ठीक है, थोड़ा तो फिर आप जब कभी कोई नई चीज़ करने जा रहे हो तो थोड़ा तो डर ज़रूर लगेगा, लेकिन उतना एंग्जाइटी, उतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिस्क असेसमेंट कर लिया है उस चीज़ का। जी। अंत में हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो इसमें समाज को संदेश देने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो यही है कि घर वालों को पहले समझना पड़ेगा जी। कि आप बच्चे के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हो, तो उसको उसके लिए तैयार करिए, पहली चीज़। और जहाँ तक बच्चे की बात है तो आपको तुरंत किसी डिसीज़न पे नहीं कूद जाना है कि आपको सामने वाला बहुत पसंद आया, आपने फट से जाके उसको प्रपोज़ किया, 2 दिन बाद जो है आपने जो है उससे रिलेशनशिप बना लिया। ये काम नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कि अगर अच्छाइयाँ हैं तो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ और मानसिक पीड़ा भी बहुत ज़्यादा है उसके टूटने पे। तो उस रिश्ते को शुरू करने के पहले आपको बहुत सोच समझ करके कि ये व्यक्ति मेरे लायक है, नहीं है, मैं इसके साथ खुश रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, इसके इंटरेस्ट मेरे से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट आपस में मिल रहे हैं तो संभावना है कि आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। अगर आप एक दूसरे के साथ बैठ करके अच्छा महसूस होता है तो बहुत संभावना है कि रिश्ता अच्छा चलेगा। अब आपके इंटरेस्ट शुरू में ही नहीं मिल रहे हैं तो आपने सिर्फ इसलिए प्रपोजल कर दिया कि भाई मुझे वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा जी। जब इंटरेस्ट आपके मिलेंगे तभी वो चलेगा। आपकी सोच अगर काफ़ी हद तक एक जैसी तो रिश्ता चलेगा। फिर अगर आपकी जो फेथ्स हैं, जो आपके पूजा करने की पद्धतियां हैं, हाँ। रहने की पद्धतियां हैं, खाने की पद्धतियां हैं, ये इसमें अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो भी नहीं चलेगा, तो भी रिश्ता नहीं चलेगा। अब एक व्यक्ति टोटल नॉनवेज खाता है, दूसरे घर में नॉनवेज छुआ नहीं जाता, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। या तो वो नॉनवेज छोड़ेगा या ये नॉनवेज स्वीकार करेगा दूसरा व्यक्ति, और उसमें वो चीज़ एक जिसको कहते हैं ना हैप्पीनेस नहीं रहेगी, कहीं ना खुशी नहीं रहेगी, आपको गांठ पड़ जाएगी, आपको निभाना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसलिए पहले ही उस चीज़ को आप एसेस कर लीजिए कि हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा चलेगा, हम कितने कॉम्पैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, हम कितना कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से। और मैं अपना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत साल पहले मैं एक ऐसी जगह पे मैं गया था काम करने जहाँ पे कि सिर्फ दूसरे प्रांत के लोग थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश के नहीं थे, दूसरे प्रांत के लोग थे। वहाँ जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगी वो ये कि उन लोग के मजाक करने का तरीका जी तक हम लोगों से डिफरेंट था। जिन चीज़ों को हम लोग एंजॉय करते थे, मजाक करते थे, जिनको एंजॉय करते थे, जिन पे हंसते थे, हाँ। उन लोग को उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो उनको समझ भी नहीं पाते थे।
अच्छा। अगर आप यहाँ रह रहे हो और यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर का व्यक्ति आप में इतना ज़्यादा डिफरेंट है आपसे, जी। तो आप सोच सकते हैं कि वो रिलेशनशिप उतने डिस्टेंस पे कैसे चलेगी। तो आपको वो पहले से ही समझना पड़ेगा कि क्या हम एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल हैं, तभी वो रिश्ता तभी वो लॉन्ग टर्म रिश्ता चल आगे सकता चल है। पाएगा। जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर सौरभ टंडन, जिन्होंने हमें रिश्तों के बारे में और सामाजिक ताने बाने के बारे में काफ़ी कुछ समझाया, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को हमसे डिस्कस किया। ऐसे ही कई दिग्गज डॉक्टरों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।